न्यू एपिसोड शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आरशी धीरे से बोली, हमारी बेटी लौट आई है अभिमान जी। हमारी 4 साल पहले वाली माया जो किसी के प्यार में पागल नहीं थी, जिसकी लाइफ में कोई अंगद नाम का शख्स नहीं था। बोलते हुए उसकी नजरें माया के रूम के बंद डोर को देख रही थी। आरशी की बात सुनकर अभिमान जी ने एकदम से उसकी तरफ देखा और अचानक ही उनकी आंख से एक कतरा आंसू का बह गालों पर लुढ़क आया। अभिमान जी ने धीरे से अपना सर हाँ में हिला दिया। तभी आरशी ने अभिमान की तरफ देखा और उसकी नजरें सीधा अभिमान के गाल पर ठहरी आंसू की बूंद पर चली गई। आरशी परेशानी से बोली, अभिमान जी क्या हुआ आपको, आप रो रहे हैं? तभी अभिमान जी बीच में बोले, नहीं आरशी जी मैं रो नहीं रहा हूँ, ये तो खुशी के आंसू है। पिछले 4 सालों से मैं जिस माया को देखना चाहता था वो माया अब हमारे सामने आई है, बस इसलिए ही ये आंसू बहाया। बोलते हुए उन्होंने अपने आंसू साफ किए और माया के रूम की तरफ देखने लगे। आरशी ने भी मुस्कुराते हुए माया के रूम की तरफ देखा और अचानक ही वे दोनों साथ में बोले, हमारी माया। बोलते हुए उनकी आंखें नम और होंठों पर बड़ी सी स्माइल थी। इधर माया अपने रूम में आई। उसका रूम 2nd फ्लोर के कोने वाला रूम था। माया अजीब नजरों से पूरे रूम को देख रही थी, जिसकी सारी वॉल्स पर फोटो लगी हुई थी। सामने की वॉल पर भी एक बड़ी सी फोटो लगी थी जिसने ऑलमोस्ट सारी वॉल को कवर किया हुआ था। वो सारी फोटो एक ही शख्स की थी और वो शख्स अंगद था। तभी माया की नजरें बेड पर बिछी बेडशीट पर पड़ी। बेडशीट को देखते ही माया की एक आईब्रो ऊपर की तरफ उठ गई। बेडशीट पर भी अंगद की पेंटिंग बनाई हुई थी। वो धीरे से खुद में बोली, क्या ये लड़की पागल थी? एक लड़के के चक्कर में कोई इस हद तक कैसे जा सकता है? ये उसका प्यार नहीं, उसका ऑब्सेशन था। काश ये ऑब्सेशन इस लड़के के लिए न होकर अपने वक्त के लिए होता तो आज ये सब नहीं होता। बोलते हुए उसकी नजरें अंगद की फोटो को देख रही थी। माया अजीब नजरों से अंगद को देख रही थी। माया कुछ सोच रही थी, तभी उसने एकदम से अपना सर झटका और वॉल्स पर लगी सारी फोटो को एक एक कर उतारने लगी। कुछ ही देर में उसने सारी फोटो और बेडशीट को उतार डस्टबिन में डाल दिया। माया अपने हाथ झाड़ते हुए बोली, मिस्टर व्हाटएवर, मेरी लाइफ में तुम्हारी जगह एक डस्टबिन में है, इससे ज्यादा कोई मैटर नहीं करते हो तुम। बोलते हुए उसने एक नजर डस्टबिन में पड़ी फोटो को देखा और फिर वॉशरूम में चली गई। कुछ देर बाद माया वॉशरूम से बाहर आई। उसने बाथरोब पहना था। उसके बाल गीले थे जिनसे पानी टपक रहा था। वो अभी शावर लेकर आई थी, उसे रात में शावर लेने की आदत थी। वो सीधा क्लोजेट में चली गई। कुछ देर बाद वो रेड कलर की नाइटी पहने बाहर आई। उसके हाथ में लैपटॉप था। उसने हॉस्पिटल में ही अभिमान से कहकर लैपटॉप मंगवा लिया था। अभिमान जी ने माया के पहले के सारे कपड़े चेंज करवा दिए थे और उनकी जगह नॉर्मल लड़कियों के कपड़े रखवा दिए थे। माया जो पहले ड्रेस पहनती थी वो नॉर्मल लड़कियां नहीं पहन सकती थी। माया लैपटॉप लेकर बेड पर बैठ गई। वो लैपटॉप में कुछ कर रही थी। उसकी सुंदर पतली उंगलियां लगातार कीबोर्ड पर चल रही थी। कुछ देर बाद ने सर उठा लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ देखा जिसमें कुछ बिल्डिंग शो हो रही थी। ये सारी बिल्डिंग्स लंदन की ही थी जो कि खुराना ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में आती थी। माया एक एक कर सारी बिल्डिंग्स देख रही थी। वे सारी बिल्डिंग्स 6 से 7 थी। तभी अचानक माया के सामने एक बिल्डिंग आई जो कि कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी। उस बिल्डिंग का काम पिछले 1 साल से रुका हुआ था और वो बहुत कमजोर हालत में थी। माया गौर से उस बिल्डिंग को देख रही थी। उसने उस बिल्डिंग की सारी इंफॉर्मेशन निकाली। वो बिल्डिंग अभिमान जी की खुद की थी जो उनके अकेले की कमाई से शुरू की गई थी, पर उस बिल्डिंग को बनाने में बहुत खर्चा होने लगा था। अभिमान जी का बिजनेस वीरेन के साथ पार्टनरशिप में था, जिस वजह से वीरेन ने अभिमान को ज्यादा पैसे नहीं दिए और अभिमान ने ज्यादा जिद नहीं की। उनके दिल में वीरेन के लिए इज्जत और प्यार था और उसी इज्जत प्यार ने अभिमान को उनका हक मांगने से रोक रखा था। वीरेन के हाथ में सारी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जिस वजह से अभिमान को हमेशा पैसों के लिए वीरेन पर डिपेंड रहना पड़ता था।
अभिमान जी काम करने में अपना 100% देते थे, पर उन्हें फाइनेंशियली 10% का हिस्सा भी नहीं मिलता था। सारा बिजनेस सब कुछ वीरेन के नाम था और वीरेन को अच्छे से पता था अभिमान की मेहनत को अपने काम में कैसे लेना है। वो अभिमान के हार्ड वर्क को खुद के फायदे के लिए यूज कर रहा था। वीरेन नहीं चाहता था कि अभिमान उससे अलग होकर बिजनेस करे, क्योंकि वीरेन को अच्छे से पता था कि आज उसके पास जितना भी बिजनेस एम्पायर है वो सिर्फ और सिर्फ अभिमान की बदौलत था। अगर अभिमान ने बिजनेस से अपने हाथ पीछे ले लिए तो वो अकेला कुछ नहीं कर सकेगा। माया बिल्डिंग की सारी इंफॉर्मेशन पढ़ रही थी। अचानक ही उसके होंठों पर डेंजर स्माइल आ गई। वो सीधी बैठी और लैपटॉप की स्क्रीन को देखते हुए बोला, कल यही से शुरुआत होगी आर्शिमान ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की, जिस पर सिर्फ मेरे मॉम का डैड का हक होगा। बोलते हुए वो एकदम से चुप हो गई। वो कुछ पल रुककर धीरे से बोली, मॉम डैड। बोलकर उसने अपना सर झटका और खुद में बोली, मेरे नहीं पर माया के मॉम डैड तो है ना, और अभी माया मैं हूँ तो उसके अकॉर्डिंग वो मेरे मॉम डैड हुए। बोलते हुए उसके होंठों पर छोटी सी स्माइल आ गई, जिसके बारे में उसे खुद पता नहीं चला। मिशा के माँ बाप जब वो 4 साल की थी तभी उनकी एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी थी। मिशा को उसके माँ बाप का चेहरा भी याद नहीं था। वो 4 साल की थी तब, और 4 साल के उम्र के बच्चे की मेमोरी शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है जो वक्त के साथ मिटती जाती है, और ऐसा ही मिशा के साथ हुआ। वो जब 20 साल की हुई तब तक उसके दिमाग से उसके माँ बाप का चेहरा भी निकल चुका था। उसे याद नहीं था कि उसके मॉम डैड कैसे दिखते हैं, और नहीं उसे ये जानने में कोई इंटरेस्ट था। मिशा ने बचपन से खुद को अकेला संभाला था, और अकेली होने की वजह से उसके दिल में किसी के लिए कोई फीलिंग नहीं थी। वो एकदम हार्टलेस हो चुकी थी। बिना प्यार के जब कोई इंसान बड़ा होता है तो उसका हार्टलेस होना नेचुरल था। ऐसा ही मिशा के साथ हुआ, पर अब यहाँ आने के बाद उसमें कुछ चेंजेस आ रहे थे। आर्शी और अभिमान के साथ उसे अटैचमेंट फील हो रही थी, जो पहले उसे किसी के साथ नहीं हुई थी। माया ने कुछ देर लैपटॉप पर काम किया और उसके बाद वो लैपटॉप बंद करके सो गई। उसे लंदन के बारे में पहले से पता था, और जो कुछ उसे नहीं पता था वो अब उसने पता कर लिया। इधर दिया के रूम में दिया ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी मिरर में खुद को देख रही थी। उसकी नजरें अपने लेफ्ट गाल पर टिकी हुई थी, जिस पर माया की उंगलियों के निशान अभी भी छपे हुए थे। तभी सुमित्रा अपने हाथ में एक बाउल और टॉवल पकड़े रूम के अंदर आई। उसने दिया की तरफ देखा जो मिरर में खुद के गाल को बुरी तरह घूर रही थी। सुमित्रा दिया के पास आई और अपने हाथ में पकड़े बाउल को टेबल पर रखते हुए बोली, दिया ऐसे घूरने से कुछ नहीं होने वाला है। उसने तुम्हें थप्पड़ मारा तो बदले में तुम भी उसके गाल पर 4-5 थप्पड़ लगा सकती थी, पर तुम तो डर कर यहाँ रूम में आकर बैठ गई। सीरियसली तुमने आज जो किया है ना, वो मेरी बेटी नहीं कर सकती है। मेरा खून होकर तुम इतनी डरपोक कैसे हो सकती हो? बोलते हुए सुमित्रा गुस्से से दिया के गाल को बर्फ से सेक रही थी। आउच मॉम, क्या कर रहे हो? मुझे पेन हो रहा है और आप ऐसे क्या कर रहे हो? अच्छे से करो, परसों मेरी एंगेजमेंट है और मैं ये गाल लेकर सबके सामने नहीं जा सकती हूँ, दिया ने दर्द में कराहते हुए कहा। ये सुनते ही सुमित्रा, जो अब तक उसके गाल पर गुस्से से बर्फ रब कर रही थी, वो आराम से करने लगी। दिया ने मिरर से सुमित्रा को देखा और बोली, मॉम आप क्या बोल रही थी? मुझे उस माया को 4-5 थप्पड़ मारने चाहिए थे। आपका दिमाग तो ठीक है ना? मैंने उससे 2-4 बातें कही तभी उसने मुझे थप्पड़ मार दिया। अगर मैं उसे थप्पड़ मारती तो पता नहीं वो मेरे साथ क्या करती। अभी तो सिर्फ गाल लाल किया है, उस पागल लड़की का क्या पता बाद में वो मुझे अर्थी पर ही सुला देती। मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती हूँ। वैसे भी अभी मेरी रिस्क लेने वाली एज नहीं है। आपकी एज हो चुकी है तो आप बेशक से रिस्क ले सकती है। अगर आप चाहो तो उस माया को अब थप्पड़ मार सकते हो। मैं न सही तो आप मार लो उसे थप्पड़। ये सुनते ही सुमित्रा के हाथ रुक गए। उसके दिमाग में माया का कुछ देर पहले का बिहेव याद आने लगा। माया का दिया को थप्पड़ मारना और उसके बाद उस चाकू को देखना, ये सब याद आते ही सुमित्रा एकदम से हड़बड़ा गई। उसने घूरकर दिया को देखा और गुस्से से बोली, ये सब क्या बोल रही हो तुम?
और तुम्हें मैं कहाँ से बुढ़ी नजर आ रही हूँ जिसकी उम्र हो गई है। मैं अभी भी जवान हूँ और खूबसूरत भी समझी तुम। एंड रही उस माया को थप्पड़ मारने की बात, तो परसों भरी महफिल में उसे थप्पड़ मारकर मैं अपनी बेइज्जती और तुम्हारे थप्पड़ का बदला ले लूंगी। वैसे भी वो लोगों के सामने वो कुछ नहीं कर सकेगी, और सबसे बड़ी बात वहाँ अंगद भी होगा, और अंगद के सामने तो वो कुछ बोलने की हिम्मत भी नहीं सकती है। अब बस परसों का इंतजार है। बोलते हुए उसके फेस पर गंदी सी स्माइल आ गई। दिया और सुमित्रा दोनों ही अपने मन में माया की इंसल्ट का इमेजिन करके जोर से हंसने लगी। इस वक्त वे दोनों ही पागलों की तरह लग रही थी। अगली सुबह 5 बजे माया सुबह जल्दी ही उठ चुकी थी। वो रेडी होकर नीचे आई। उसने ब्लैक शॉर्ट ड्रेस पहनी थी जो उसके घुटनों तक आ रही थी। उसने बालों को खुला छोड़ा हुआ था और मुंह पर कोई मेकअप नहीं किया था, फिर भी वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। अब तक कोई नहीं उठा था। पूरा लिविंग हॉल खाली था, कहीं कोई नजर नहीं आ रहा था। माया ने एक नजर चारों तरफ देखा और फिर घर से बाहर निकल गई। उसके हाथ में एक फाइल थी जिसको रीड करते हुए वो चल रही थी। माया पार्किंग एरिया में आई और एक कार में बैठ वहां से निकल गई। अब तक कोई नहीं उठा था। पूरा लिविंग हॉल खाली था, कहीं कोई नजर नहीं आ रहा था। माया ने एक नजर चारों तरफ देखा और फिर घर से बाहर निकल गई। उसके हाथ में एक फाइल थी जिसको रीड करते हुए वो चल रही थी। माया पार्किंग एरिया में आई और एक कार में बैठ वहां से निकल गई। आधे घंटे बाद माया की कार एक रेस्टोरेंट के बाहर आकर रुकी। माया कार से बाहर आई। उसने आंखों पर ब्लैक गॉगल्स लगाए हुए थे। उसने अपने गॉगल्स निकाले और एक नजर चारों तरफ देख वो रेस्टोरेंट के अंदर चली गई। माया डाइनिंग एरिया के एक कोने में चेयर पर बैठी सामने रखी फाइल को देख रही थी। वो गौर से उसमें लिखे वर्ड्स को रीड कर रही थी। कुछ पल बाद उसने फाइल बंद की और अपनी वॉच में टाइम देखकर मैन एंट्रेंस की तरफ देखा। तभी उसकी नजर वहां खड़े 2 शख्स पड़ी जो दिखने में बिजनेसमैन लग रहे थे। उनमें से एक आदमी ने ब्लैक 3-पीस सूट पहना हुआ था और आंखों पर चश्मा चढ़ाया हुआ था। वो अपने चश्मे को सही करते हुए चारों तरफ देख रहा था। उसके पास खड़ा दूसरा आदमी जिसने अपने हाथ में एक फाइल पकड़ी हुई थी, वो दिखने में ही पहले आदमी का असिस्टेंट लग रहा था। तभी उस आदमी की नजर माया पर पड़ी। माया की नजरें भी उसी आदमी पर टिकी हुई थी। माया ने अपना एक हाथ हिलाया। उस आदमी ने धीरे से कहा, मिस माया। उसने बहुत धीरे से कहा था, पर माया को लिपसिंग समझ आती थी। वो समझ गई थी कि सामने खड़े आदमी ने उसी का नाम पुकारा है। माया ने धीरे से अपना सर हाँ में हिला। माया की हाँ सुनकर वो आदमी अपने असिस्टेंट के साथ माया के पास आया और उसके सामने चेयर पर बैठ गया। माया ने वेटर को 3 कॉफी लाने का ऑर्डर दिया और वापस से उस आदमी को देखने लगी। वो आदमी लंदन का फेमस बिजनेसमैन मिस्टर जॉन थे, जिनका ज्वेलरी का बिजनेस था। माया ने उन्हें अपने किसी काम से यहाँ मिलने बुलाया था। मिस्टर जॉन ने पहले तो माया से मिलने से साफ मना कर दिया था, पर फिर माया ने उन्हें ज्वेलरी डिजाइन के बारे में कुछ बताया, जिसके बाद वो उससे मिलने को रेडी हो गए। हेलो मिस्टर जॉन। माया ने अपना एक हाथ आगे बढ़ा मिस्टर जॉन से हैंडशेक करते हुए कहा। मिस्टर जॉन ने भी हल्का सा मुस्कुराकर माया से हैंडशेक किया और तब तक वेटर भी कॉफी लेकर आ चुका था। वेटर ने कॉफी टेबल पर रखी और वहां से चला गया। वेटर के जाने के बाद मिस्टर जॉन बिना किसी भाव के बोले, यस मिस माया, बताइए आपको क्या बताना था हमें। आप ज्वेलरी डिजाइनर्स दिखाने वाली थी मुझे, राइट? तो कहा है आपके डिजाइन्स? उन्होंने माया के चेहरे को देखते हुए कहा। उन्हें माया के पास कोई फाइल या फिर कुछ नजर नहीं आ रहा था जिसमें ज्वेलरी डिजाइन्स दिखा सके। मिस्टर जॉन की बात सुनते ही माया के फेस पर सार्कास्टिक स्माइल आ गई। वो उसी तरह मुस्कुराते हुए बोली, इतनी भी क्या जल्दी है मिस्टर जॉन? अभी तो आए हैं, आराम से कॉफी पीजिए, उसके बाद बात करते हैं। बोलते हुए माया ने एक कॉफी मग उठा अपने होंठों से लगा लिया। उसकी नजरें एक टक मिस्टर जॉन को देख रही थी। मिस्टर जॉन ने एक नजर अपने असिस्टेंट को देखा और फिर कॉफी का मग उठा कॉफी पीने लगे। आई हैव अ बिग ऑफर फॉर योर कंपनी।
अगर आप सुनने में इंटरेस्टेड है तो मैं शुरू करूं। माया ने खाली कॉफी मग टेबल पर रखते हुए कहा। ये सुनते ही मिस्टर जॉन के असिस्टेंट ने माया की तरफ देखते हुए कहा, ऑफर कैसा ऑफर? डू यू नो हु यू आर ऑफरिंग दिस टू? आपने पहले कभी मिस्टर जॉन का नाम सुना भी है नहीं, या फिर आप सीधा ही इनसे मिलने आ गई है? लोगों को ये ऑफर देते हैं, न कि लोग इन्हें ऑफर देते हैं। बोलते हुए असिस्टेंट के फेस पर माया का मजाक उड़ाने वाली हंसी तैर गई। ये सुनते ही माया का फेस सर्द हो गया। उसने अपने हाथों की कस के मुठ्ठियां बंद कर ली। माया ने एक दो गहरी सांसें लेकर खुद को कंट्रोल किया और असिस्टेंट को देखकर धीरे मगर खतरनाक आवाज में बोली, लोग क्या देते हैं क्या लेते हैं, आई डोंट केयर। मैंने सबका ठेका नहीं ले रखा है एंड मिस्टर जॉन के बारे में मुझे जितना पता होना चाहिए उससे कहीं ज्यादा पता है, बट आई थिंक आपको मेरे बारे में उतना भी नहीं पता है जितना आपको पता होना चाहिए। खैर छोड़िए, मुझे बेवकूफों के साथ बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैंने आपको एक चांस दिया था, बट आपको वो चांस नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, और भी बहुत से लोग हैं जो इस चांस के लिए रेडी बैठे हैं। बोलते हुए माया ने अपने हाथ में पकड़ी फाइल को टेबल पर रखा और खड़ी होने लगी। मिस्टर जॉन की नजरें एकदम से फाइल पर पड़ी, जिसका ऊपर का पेज हवा की वजह से ओपन हो गया था और उसके अंदर डिजाइन किए गए ज्वेलरी दिखाई देने लगे। ज्वेलर्स की डिजाइन देखते ही मिस्टर जॉन एकदम से हैरान रह गई। उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई, क्योंकि फाइल में दिख रही डिजाइन्स बेहद खूबसूरत एंड यूनिक थी, जिन्हें शायद मिस्टर जॉन ने पहली बार देखा था। उनकी डिजाइन जितनी नॉर्मल थी उतनी ही क्लासिक भी थी, जो कि दुनिया के सबसे फेमस ज्वेलर डिजाइन कार्टियर डिजाइन हाउस की ज्वेलरी डिजाइन से मेल खा रही थी। माया की नजरें मिस्टर जॉन को देख रही थी। अचानक ही उसके होंठों पर टेढ़ी स्माइल आ गई। उसने अपनी फाइल उठाए और खड़ी होकर वहां से जाने लगी। मिस्टर जॉन, जिनका सारा ध्यान ज्वेलरी की डिजाइन देखने में था, अचानक माया के फाइल उठा लेने से वो एकदम से चौंक गए। उन्होंने सर उठा माया की तरफ देखा, जो बाहर की तरफ जा रही थी। मिस्टर जॉन जल्दी से खड़े होते हुए बोला, मिस माया, हम आपकी सारी बात सुनने में इंटरेस्टेड है। बताइए क्या बात करनी थी आपको, और आपके पास हमारी कंपनी के लिए क्या ऑफर है? ये सुनते ही माया के चलते कदम रुक गए। उसके होंठों की स्माइल और गहरी हो गई। उसकी नजरें सामने देख रही थी। मिस्टर जॉन को माया की पीठ दिखाई दे रही थी। माया मिस्टर जॉन की तरफ पलटी और उन्हें देखकर बोली, सॉरी मिस्टर जॉन, आई हैव नो इंटरेस्ट इन टॉकिंग टू यू एनीमोर। बोलकर वो वहां से जाने लगी। सॉरी मिस माया, आई रियली सॉरी। हमें आपकी जो भी कंडीशन है सब मंजूर है, बस आप हमें ये सारी डिजाइन्स। इतना बोल वो चुप हो गए। उनकी नजरें माया के हाथ में मौजूद फाइल को देख रही थी। इधर मिस्टर जॉन की बात सुनकर उनका असिस्टेंट एकदम से हैरान रह गया। वो धीरे से बोला, बट बॉस। उसने इतना ही बोला था, तभी मिस्टर जॉन ने गुस्से से उसे देखा। उनकी नजरों में साफ वार्निंग दिखाई दे रही थी, जिसे महसूस कर असिस्टेंट एकदम से चुप हो गया। उसने चुपचाप अपना सर झुका लिया। माया ने पीछे पलट मिस्टर जॉन को देखा और बिना किसी भाव के बोली, आई यू श्योर मिस्टर जॉन, आप मेरी बात सुनने में इंटरेस्टेड है? बोलते हुए उसकी नजरें असिस्टेंट की तरफ चली गई। माया की नजरों को देखकर मिस्टर जॉन समझ गए थे उसका इशारा किस तरफ है। यस मिस माया, आइए हम बैठकर बात करते हैं। आई प्रॉमिस इस बार हमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, मिस्टर जॉन ने रिस्पेक्टली माया को देखते हुए कहा। अब माया ने भी कुछ नहीं कहा और वो चुपचाप अपनी चेयर पर आकर बैठ गई। माया ने अपना एक पैर दूसरे पैर पर चढ़ाया और हल्का सा पीछे चेयर पर बैंड होते हुए बोली, मैं आपको ये सारे डिजाइन्स देने को तैयार हूँ। इतना बोल वो चुप हो गई और उसने फाइल को हल्का सा मिस्टर जॉन की तरफ खिसका दिया। मिस्टर जॉन जल्दी से फाइल को लेने को होते हैं, तभी माया ने फाइल पर अपना एक हाथ रख उन्हें फाइल लेने से रोक दिया। मिस्टर जॉन ने हैरानी और असमंजस के भाव चेहरे पर लिए माया को देखा। अभी मेरी बात पूरी नहीं है, और जब तक बात पूरी नहीं हो जाती तब तक आपका इस फाइल पर कोई हक नहीं है, माया ने शांत मगर डेंजर आवाज में कहा, जिसे सुन एक पल के लिए मिस्टर जॉन की बॉडी में भी डर की लहर सी दौड़ गई, पर उनके चेहरे पर कुछ शो नहीं हो रहा था।
उन्होंने अपने भाव नॉर्मल ही बना रखे थे। मिस्टर जॉन अपना हाथ वापस पीछे लेते हुए बोले, यस फिनिश योर सेंटेंस। माया बिना किसी भाव के बोली, आपको सारे डिजाइन मिल जाएंगे, बट इसके लिए आपको एक कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग जिसका मिनिमम एक्सपेंसेस £4,00,000 के स्मूथिंग होगा। आपको वो सारा एक्सपेंस उठाना होगा। बोलते हुए उसने कुछ पेपर्स निकाले और उन्हें मिस्टर जॉन के सामने रखते हुए बोली, ये कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स है, अगर आप उस बिल्डिंग का एक्सपेंस उठाते हैं तो ये डिजाइन्स आपके हुए, वरना कोई बात नहीं, मुझे और भी इन्वेस्टर्स मिल जाएंगे। माया की बात सुनकर मिस्टर जॉन सोच में पड़ गए, क्योंकि £4,00,000 कोई छोटी मोटी कीमत नहीं थी। £4,00,000 में भारतीय रुपए 4 करोड़ और 45 लाख के करीब होते हैं, जो कि कम कीमत नहीं है। मिस्टर जॉन कुछ पल सोचकर बोले, ओके, मुझे आपकी कंडीशन मंजूर है। बोलकर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स उठाए और उन्हें रीड कर उन पर साइन कर दिए। मिस्टर जॉन माया के बनाए डिजाइन्स को ऐसे ही नहीं जाने दे सकते थे। अगर उन डिजाइन्स की ज्वेलरी उनकी कंपनी ने रेडी की तो उनकी कंपनी को बहुत बड़ा प्रॉफिट होने वाला था, जिसके सामने एक बिल्डिंग का खर्चा कुछ नहीं था। माया के फेस पर डेविल स्माइल आ गई। वो धीरे से मन में बोली, आर्शिमान की शुरुआत हो चुकी है, अब बस उसे उसके अंजाम तक पहुंचाना है। मिस्टर वीरेन खुराना अपनी कंपनी के बर्बादी के लिए रेडी हो जाए। बहुत जल्द माया नाम का तूफान तुम्हारी कंपनी को बर्बाद करने वाला है। बोलते हुए उसके होंठों पर तिरछी स्माइल आ गई। मिस्टर जॉन ने पेपर्स पर साइन कर माया को दे दिए और ज्वेलर्स डिजाइन वाली फाइल उठा वहां से निकल गए। माया भी उसके बाद वहां से निकल चुकी थी। वो जिस काम के लिए यहाँ आई थी वो काम हो चुका था और उसके बाद वो सीधा खुराना मेंशन चली गई। माया घर आई तब तक अभिमान जी वीरेन के साथ ऑफिस जा चुके थे और कल एंगेजमेंट थी, इसलिए सुमित्रा और दिया शॉपिंग के लिए गई हुई थी। आरशी भी उन्हीं के साथ गई थी। माया ने घर आकर अपना लंच किया और फिर वो सीधा अपने रूम में चली गई। उसका आज का दिन अच्छा गया था, क्योंकि आज उसने सुमित्रा, दिया और वीरेन में से किसी को नहीं देखा था। ऐसे ही आज का पूरा का दिन बीत गया। अगली सुबह 9 बजे माया अपने रूम में ड्रेसिंग मिरर के सामने बैठी रेडी हो रखी थी। उसने नॉर्मल घर के कपड़े पहने थे। आज उसे कहीं बाहर नहीं जाना था। वो घर पर रहकर ही अपना काम करने वाली थी। तभी उसके रूम पर नॉक हुआ। डोर खुला है, अंदर आ जाइए, माया ने मिरर में खुद को देखते हुए कहा। तभी डोर ओपन कर आरशी अंदर आई। उसने अपने हाथ में एक बॉक्स पकड़ा हुआ था। माया ने सर घुमा आरशी को देखा और बिना किसी भाव के बोली, मॉम, आपको मेरे रूम में आने से पहले नॉक करने की जरूरत नहीं है, आप बिना नॉक किए भी आ सकती है। बोलते हुए वो खड़ी हुई और आरशी के सामने आकर उसके हाथ में पकड़े बॉक्स को देखते हुए बिना किसी एक्सप्रेशन के बोली, इसमें क्या है? बोलकर उसने आरशी के चेहरे की तरफ देखा, जो मुस्कुराते हुए उसे ही देख रही थी। आरशी ने बॉक्स को बेड पर रखा और माया का हाथ पकड़ उसे बेड पर बैठाते हुए बोली, बेटा, सबकी अपनी लाइफ होती और उन्हें अपनी लाइफ में प्राइवेसी चाहिए होती है, इसलिए कभी भी किसी को अपने रूम में आने से पहले नॉक करने से मना मत करना एंड नहीं किसी के रूम में बिना नॉक किए जाना। बोलते हुए उसने माया के चेहरे को देखा, जो उसे ही देख रही थी। आरशी धीरे से बोली, क्या हुआ बेटा? माया अपनी नजरें आरशी से फेरते हुए बोली, कुछ नहीं, कोई काम था आपको? हाँ, वो मैं तुम्हारे लिए ड्रेस लेकर आई थी, आज की एंगेजमेंट पार्टी के लिए। तुम रेडी हो जाओ, उसके बाद हम मेहरा मेंशन के लिए निकलेंगे। एंगेजमेंट पार्टी वही है, आरशी ने झिझकते हुए कहा। ये सुनते ही माया ने आरशी की तरफ देखा, पर उसके फेस एक्सप्रेशन बिल्कुल नहीं बदले थे। माया ने बॉक्स की तरफ देखा, जिसमें बेहद ही खूबसूरत ब्लैक गाउन था। आरशी गौर से माया के चेहरे को देख रही थी। वो माया से एंगेजमेंट की बात कहना ही नहीं चाहती थी। उसे लग रहा था कहीं माया अंगद और दिया की एंगेजमेंट की बात सुनकर फिर से हट न हो जाए, पर माया को आरशी की बात सुनकर कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया। That's for it's today guys, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।